अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर तहसीन। आज की इस वीडियो में हम आपको डेटाबेस के बारे में बताएंगे और इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है वो यूज़ करेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप डीबीए का जॉब जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कहलाता है। और जो एप्लीकेशन बन रहे होते हैं उसके बिहाइंड जो डेटाबेस का डिज़ाइन बनता है वो भी आप इस कोर्स को करने के बाद बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड आरडीबीएमएस के बारे में हम देखेंगे। फिर डीडीएल है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड के बारे में सीखेंगे। और डीएमएल है, फिर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में कमांड जो हम सीखेंगे। रिट्राइव डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, और मल्टीपल टेबल से डाटा को रिट्राइव कैसे किया जाता है वो देखेंगे। इनबिल्ट फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन देखेंगे एसक्यूएल में। क्रिएट एडवांस ऑब्जेक्ट और एडवांस ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। और कंक्लूजन और समरी, और उसके बाद कंक्लूजन और समरी जो है उसके बाद देखेंगे। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोग हासिल कर सकें। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा विच हेल्प इन एफिशिएंट रिट्राइवल। इंटररिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है डेटाबेस एक्चुअली, जिसके ज़रिए हम तेज़ी से एफिशिएंटली जो है रिट्राइव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं ऑफ डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और जो डाटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं कि किस फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, व्यूज़ की फॉर्म में, स्कीमाज एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी डाटाबेस ऑर्गेनाइज द डाटा अबाउट स्टूडेंट, फैकल्टी एंड एडमिन स्टाफ एक्सेट्रा विच हेल्प इन एफिशिएंट रिट्राइवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डाटा फ्रॉम इट। जो हमारी हेल्प करता है ताकि एफिशिएंटली हम क्या कर सकें, डाटा को रिट्राइव कर सकें, इंसर्ट कर सकें, डिलीट कर सकें और ऑर्गेनाइज कर सकें डाटा को डेटाबेस में। डेटाबेस और वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है, इन शॉर्ट मैं बता दूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है। अब देखते हैं जी इसमें लिखा क्या हुआ है। जो डेफिनेशन थी डेटाबेस की वही लिखी हुई है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा विच हेल्प in efficient retrieval, insertion and deletion of data from database and organize the data in the form of table, views, schemas, report, etc. For example, university database organize the data about student। यूनिवर्सिटी का डेटाबेस जो है ऑर्गेनाइज करेगा स्टूडेंट के डाटा को, फैकल्टी के डाटा को, एडमिन स्टाफ के डाटा को। विच हेल्प इन एफिशिएंट रिट्राइवल, जो हमारी मदद करेगा एफिशिएंटली हम जिसको रिट्राइव कर सकें, इंसर्ट कर सकें एंड डिलीट कर सकें ऑफ डाटा को फ्रॉम इट, इसमें से। जो डीबीएमएस है वो स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इन शॉर्ट, अ डीबीएमएस इज अ डेटाबेस प्रोग्राम। टेक्निकली स्पीकिंग, it is a software system that uses a standard method of catalog retrieving and running queries on data. The DBMS manage incoming data, organize it, and provide ways for the data to be modified or extracted by users or other program. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, मैनेज कर रहा था पूरे डेटाबेस को। ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हमारे को जो है स्टैंडर्ड मेथड को यूज़ करता है कैटलॉग के, रिट्राइविंग एंड रनिंग क्यूरीज, और क्यूरीज को रिट्राइव करता है और उसको रन करता है ऑन डाटा पर। तो डीबीएमएस मैनेज इनकमिंग डाटा को मैनेज कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेज इट और ऑर्गेनाइज करता है इसके, एंड प्रोवाइड वेज फॉर द डाटा टू बी मॉडिफाइड और एक्सट्रैक्टेड बाय यूजर्स ऑफ और अदर प्रोग्राम। जो बहुत सारे वेज प्रोवाइड करता है जो डाटा को मॉडिफाई कर सके और उसको रीड कर सके। कौन? यूज़र या दूसरे प्रोग्राम। यानी डाटाबेस को प्रोग्राम भी यूज़ करते हैं और यूज़र भी यूज़ करते हैं, कोई भी एक्सट्रैक्ट कर सके, मॉडिफाई कर सके। सम डीबीएमएस एग्जांपल, कुछ जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं उसकी एग्जांपल है माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, फाइल मेकर है, ओरेकल है, आरडीबीएमएस है, डीबेस है, क्लिपर है एंड फोक्स प्रो है। ये एग्जांपल्स हैं डीबीएमएस के।
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ होती है? RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. It is basically a program that allow us to create, delete and update a relational database, जो हमें अलाउ करता है रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने में. It is a database system that store and retrieve data in the form of tabular format. ये एक database system था जो डाटा को स्टोर करता है टेबुलर फॉर्मेट में, यानी टेबल्स की फॉर्म में. ऑर्गेनाइज इट इन द फॉर्म ऑफ रोज, और उसको रोज और कॉलम की फॉर्म में जो है ऑर्गेनाइज करता है. इट इज़ अ स्मॉलर सबसेट ऑफ DBMS. ये छोटा सा एक सबसेट होता है DBMS का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, विच वाज डिजाइन बाय EF कोर, जिसे EF कोर ने डिज़ाइन किया था इन 1970s, 1970 की दहाई में. द मेजर DBMS लाइक SQL, MySQL, Oracle एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. जो बड़े जो डेटाबेस है मेजर, SQL, MySQL और Oracle जो होता है वो बेस करते हैं इस पर, इन्हीं RDBMS के प्रिंसिपल पर. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट मेंटेन द डाटा रिकॉर्ड इन एंड इंडिसाइड इन द टेबल. जो डाटा को मेंटेन करता है उस टेबल के अंदर. रिलेशनशिप में बी क्रिएटेड एंड मेंटेन अक्रॉस एंड अमंग द डाटा इन एंड टेबल. रिलेशनशिप जो मेंटेन होता है वो किस में होता है? टेबल्स के दरमियान और डाटा के दरमियान रिलेशनशिप कायम होता है रिलेशनल डेटाबेस में. इन अ रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनशिप बिटवीन डाटा आइटम आर एक्सप्रेस बाय मीन ऑफ टेबल्स. डाटा आइटम को टेबल्स की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस किया जाता है, बयान किया जाता है. इंटरडिपेंडेंसीज अमंग दीज टेबल्स आर एक्सप्रेस बाय द डाटा वैल्यू रेदर देन द बाय पॉइंटर. जो इनके ऊपर इंटरडिपेंडेंसी शो करता है वो वैल्यूज शो करती हैं, ना कि पॉइंटर शो करते हैं कि भाई इनका क्या रिलेशन है. दिस अलाउ ए हाई डिग्री ऑफ डाटा इंटरडिपेंडेंसी. ये हाई डिग्री का डाटा इंडिपेंडेंसी शो करता है, अलाउ करता है. एंड RDBMS हैज द कैपेबिलिटी टू रिकम्बाइन द डाटा आइटम फ्रॉम डिफरेंट फाइल. ये एक कैपेबिलिटी है RDBMS के पास कि भी कंबाइन करता है डाटा के मुख्तलिफ फाइलों में से. प्रोवाइड पावरफुल टूल फॉर डाटा यूजेज, और बहुत ही पावरफुल टूल जो है वो प्रोवाइड करता है डाटा के इस्तेमाल के लिए. ये था जी हमारे पास RDBMS. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. RDBMS की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इट्स वैल्यू आर अटोमिक. इसकी जो वैल्यू होती है वो अटोमिक होती हैं, यूनिक होती हैं, एक मुनफरिद होती है. ईच रो इज़ यूनिक. हर रो भी यूनिक होती है. हर रो जो होती है डेटाबेस में जो स्टोर हो रही है टेबल्स में, तो वो यूनिक होती है. कॉलम्स वैल्यू आर ऑफ सेम थिंग. कॉलम्स की वैल्यू जो होती है वो एक ही चीज़ के बारे में होती हैं. जैसे स्टूडेंट है, रोल नंबर, नेम और उसका क्लास जो होता है वो एक ही चीज़ के बारे में, स्टूडेंट के बारे में. द सीक्वेंस ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट. कॉलम की सीक्वेंस जो होती है वो ज़रूरी नहीं होती कि तरतीब से हो, वो आप आगे पीछे कर सकते हैं. इसी तरह रो की भी तरतीब जो है, द सीक्वेंस ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट. इसकी भी रोज को कोई आपके पास यानी तरतीब की ज़रूरत नहीं होती. आप अपनी मर्जी से कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं रोज को. यानी मिसाल के तौर पर रोल नंबर नेम है, नेम की जगह पे आप पहले नेम लिख दें फिर रोल नंबर लिख दें, तो इसकी कोई तरतीब नहीं. ये कॉलम्स में अगर रोज आ रही हैं तो रोज में 5 रोल नंबर का डाटा एंटर पहले कर सकते हैं, 1 रोल नंबर का डाटा एंटर कर सकते हैं. डुप्लीकेट नहीं कर सकते, यूनिकली कर सकते हैं. ईच कॉलम हैज़ अ यूनिक नेम. हर कॉलम का एक यूनिक नाम होता है. इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल टेबल. ये कॉन्स्टेंट होती हैं, पाबंदियाँ होती हैं जो मेंटेन करती हैं डाटा को कंसिस्टेंट रखने में मल्टीपल टेबल्स में. डिटेल से हम आगे देखते हैं क्या है. आगे डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ है इन RDBMS. RDBMS के अंदर जो है मुख्तलिफ टाइप की की जो होती हैं वो ये हैं. ए सुपर की इज द ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की विच आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल. सुपर की क्या करती है? एक की हो सकती है या ग्रुप ऑफ कीज हो सकती हैं जो क्या कर सकती हैं, किसी भी रो को आइडेंटिफाई करती है. यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती, सिर्फ आइडेंटिफाई करती है. इसमें कौन कौन सी सुपर की है? स्टूडेंट आईडी जो है अंडरलाइन की गई है, ये सुपर की है. स्टूडेंट सेल नंबर जो है ये सुपर की है. स्टूडेंट एज जो है ये सुपर की है. इस बात को जहन में रखना है, सुपर की यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करती है रोज को.
अब हमारे पास कैंडिडेट की है द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट कैसे कहते हैं, हम कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है जी। कम से कम जो सेट है एट्रीब्यूट का विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है अ टपल। टपल किसे कहते हैं, एक रो को, ये पूरी एक रो एक टपल कहलाएगी। इज नॉन एज कैंडिडेट की, ये क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की कहलाएगी, यानी यूनिकली आइडेंटिफाई। अब इसमें बात हुई है यूनिकली आइडेंटिफाई की, ये हमारे पास दो है, इसमें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट सेल नंबर, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रो को। अब स्टूडेंट एज क्यों खत्म कर दिया गया है कैंडिडेट की में से, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट हो रहा है वैल्यू। अहमद की एज जो है 19 साल है, काशिफ की एज भी 19 साल है, इस वजह से इसको वो कैंडिडेट की के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। वो की, वो एट्रीब्यूट, वो कॉलम्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें किसी भी एक रो को, वो कैंडिडेट की कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी की है। देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की, एक से ज्यादा की भी हो सकती है कैंडिडेट की इन अ रिलेशन। एक रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल को। आउट ऑफ विच वन कैन बी चूजन एज ए प्राइमरी की, उनमें से कोई किसी भी एक को हम प्राइमरी की के तौर पर चूज करेंगे। प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। प्राइमरी की क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक रो को, टपल को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी एज वेल एज स्टूडेंट फोन बोथ आर द कैंडिडेट की, ये दोनों कैंडिडेट की थी कि फॉर द रिलेशन स्टूडेंट। रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल स्टूडेंट के लिए। बट स्टूडेंट आईडी कैन बी चूजन एज ए प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी को एज ए प्राइमरी की के तौर पर चूज किया गया। ओनली वन आउट ऑफ मैनी कैंडिडेट की, बहुत सारी कैंडिडेट की में से एक ही की को चूज करेंगे जो प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल होगी। इस टेबल में, इस रिलेशन में स्टूडेंट आईडी है हमारे पास प्राइमरी की। आगे है हमारे पास अल्टरनेट की। द कैंडिडेट की, यानी वही कैंडिडेट की बात हो रही है, अदर देन प्राइमरी की, जो प्राइमरी की इस्तेमाल कर दी है उसके अलावा जो कैंडिडेट की है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास अल्टरनेट की कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आईडी एज वेल एज स्टूडेंट सेल नंबर बोथ आर द कैंडिडेट कीज फॉर रिलेशन स्टूडेंट। टेबल स्टूडेंट के लिए जो कीज थी, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट सेल नंबर, ये कैंडिडेट की थी। बट स्टूडेंट सेल नंबर विल बी अल्टरनेट की, ओनली वन आउट ऑफ मैनी कैंडिडेट की, एक ही अल्टरनेट की होगी जो बहुत सारी कैंडिडेट की में से एक ही को अल्टरनेट की के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब इसमें देखें हमारे पास ये स्टूडेंट सेल नंबर जो है वो अल्टरनेट की है, हमने पीछे स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल किया था, अब ये अल्टरनेट की क्या होगी, स्टूडेंट सेल नंबर। इन कीज का क्या इस्तेमाल है वो आगे आप देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन में काम आएगा हमारे पास डाटा को नॉर्मलाइज करने में। अब हमारे पास है फॉरेन की है। इफ एन एट्रीब्यूट कैन ओनली टेक द वैल्यूज विच आर प्रेजेंट एज वैल्यू ऑफ सम अदर एट्रीब्यूट, यानी एक एट्रीब्यूट जो होता है, एट्रीब्यूट कहते हैं कॉलम को, किसी भी एक टेबल में मौजूद एक कॉलम जो वैल्यू कंटेन करता है जो दूसरे टेबल में मौजूद कॉलम में मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। इट विल बी अ फॉरेन की टू द एट्रीब्यूट टू विच इट रेफर, उस एट्रीब्यूट जो रेफर कर रहा है इसको, जो जिसके पास ये वैल्यू मौजूद है और दूसरा यूज कर रहा है, ये क्या कहलाएगी, उसकी फॉरेन की कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फॉरेन कहते हैं जैसे बैरूनी की कहलाएगी। द रिलेशन टेबल, रिलेशन टेबल को कहते हैं विच इज बीइंग रेफरेंस इज कॉल्ड रेफरेंस रिलेशन, जो इसको रेफर कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, रेफरेंस रिलेशन कहलाएगा। एंड द कोरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट, और इसका जो एट्रीब्यूट है इसी का, तो वो क्या कहलाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट कॉल्ड रेफरेंस एट्रीब्यूट, वो भी रेफरेंस एट्रीब्यूट कहलाएगा। एंड द रिलेशन विच रेफर टू द रेफरेंस रिलेशन इज कॉल्ड रेफरेंसिंग रिलेशन एंड द कोरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट। द रेफरेंस attribute of the reference relation should be the primary key for it. For example, student id in student course is a foreign key to the student id in the student relation। मैं एक टेबल के जरिए आपको इजीली समझा सकता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन की एग्जाम्पल है, हमारे पास दो रिलेशन है, यानी दो टेबल है, स्टूडेंट टेबल है और कोर्स टेबल है। जो स्टूडेंट टेबल में जो प्राइमरी की इस्तेमाल की गई है वो स्टूडेंट आईडी है। अब इसी की जो वैल्यूज हैं वो किसी और टेबल में एट्रीब्यूट में इस्तेमाल हो रही हैं स्टूडेंट आईडी के तौर पर, ये इसकी क्या कहलाएगी, फॉरेन की कहलाएगी। किसकी, ये कोर्स टेबल में जो कीज इस्तेमाल की गई हैं स्टूडेंट आईडी, ये फॉरेन की कहलाएगी। और इसकी प्राइमरी की क्या है, कोर्स आईडी। ये था हमारे पास फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। यानी मिसाल के तौर पर, अब इसमें एक और चीज भी बात गौर से सुन लें कि भी
जो स्टूडेंट आईडी की जो वैल्यूज प्राइमरी की में यूज की गई हैं, इसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर यही यूज करेंगे वैल्यूज। मिसाल के तौर पर ST105 लिखते हैं तो ये एरर देगा, क्योंकि आपके प्राइमरी कॉलम में मौजूद नहीं है, रेफर कर रहा है, रेफरेंस टेबल है, इसीलिए आप इसी को ही यूज कर सकते हैं, इन्हीं वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। ये था हमारे पास फॉरेन कीज का कॉन्सेप्ट। और कंक्लूजन देखते हैं हम। कैंडिडेट कीज क्या है, यानी कैंडिडेट की थी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती थी एक या एक से ज़्यादा की। स्टूडेंट आईडी होगी, रोल नंबर हो गया और ईमेल हो गया। जबकि प्राइमरी की क्या होगी, कैंडिडेट की में से एक की हम यूज करेंगे जो प्राइमरी की कहलाएगी, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी किसी भी टपल को यानी रूल को। जो अल्टरनेट की है, जो प्राइमरी की के अलावा जो कैंडिडेट की कहलाती हैं, वो क्या कहलाती है, अल्टरनेट की कहलाती है। उसमें से किसी उन दोनों में से कोई एक चूज कर लेंगे आप अल्टरनेट की को। उसके बाद है RDBMS कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। Relational DBMS owes its foundation to the fact that the value of each table are related to others, यानी वैल्यू को हर टेबल की जो वैल्यूज हैं वो क्या कहलाती है, रिलेट करती हैं दूसरे टेबल से। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू हैंडल लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा को हैंडल करने में कैपेबिलिटी है इसकी कंस्ट्रेंट के जरिए। एंड सिमुलेटेड क्यूरी इजीली, और क्यूरी को सिमुलेट करने में आसानी, इजीली आसान वो कर सकता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मल्टीपल क्यूरीज को जो है वो इजीली मेंटेन कर सकता है एक ही वक्त में। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी बाय सिमुलेटिंग द फॉलोइंग फीचर। इन फीचर को मद्देनजर रखते हुए, सिमुलेट करते हुए रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है, एंटिटी जो है कंट्रोल कर सकता है इसके इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को। सबसे पहले एंटिटी इंटीग्रिटी, यानी ये फीचर है किसका, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो मेंटेन करता है इंटीग्रिटी को। सबसे पहला है एंटिटी इंटीग्रिटी। नो टू रिकॉर्ड ऑफ डेटाबेस टेबल कैन बी कंप्लीटली डुप्लीकेटेड। दो रिकॉर्ड जो होंगे वो मुकम्मल तौर पर डुप्लीकेट नहीं होंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या है जी, ओनली द रोज of those table can be deleted which are not used by other table। वो रोज डिलीट नहीं हो सकती जो यूज कर रहा हो दूसरा टेबल, जिनकी वैल्यू यूज कर रहा हो दूसरा टेबल। जैसे फॉरेन की हमने देखा था पीछे टेबल में, स्टूडेंट आईडी जो है अगर कहीं और यूज हो रही है किसी और टेबल में, उसका रिकॉर्ड यूज हो रहा है तो वो डिलीट नहीं कर सकते प्राइमरी टेबल में से, यानी जिस टेबल में आपने वो किया था। अदरवाइज इट मे लीड टू बी डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो ये क्या करेगा, लीड करेगा इनकंसिस्टेंट डाटा को। उसके बाद हमारे पास जो है यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी है। रूल्स डिफाइंड बाय द यूजर बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंशियली एंड एक्सेस, यानी कॉन्फिडेंशियली क्या मुराद, कभी कुछ लिमिटेशन रख देते हैं कि ये यूजर ये डाटा को एक्सेस ना कर सके, इसे यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी कहेंगे। डोमेन इंटीग्रिटी क्या है, the column of the database table are enclosed within some structured limits based on the default value type of data or ranges, यानी the column of database table are enclosed within some structured limit। जो कॉलम दिया जाता है किसी भी टेबल का वो स्ट्रक्चर लिमिट होती है उसके पास, उसका स्ट्रक्चर जो बनाया गया एक लिमिट के तौर पर बनाया गया है बेस्ड ऑन डिफॉल्ट वैल्यू, जो बेस करता है डिफॉल्ट वैल्यू पे, टाइप ऑफ डाटा की टाइप पर और रेंजेस पे। यानी मिसाल के तौर पर कोई भी आप कॉलम डिफाइन करते हैं तो उसकी डाटा टाइप बताते हैं, वो उस किस्म का डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी हम दे सकते हैं। ये डोमेन इंटीग्रिटी में शामिल है। उसके बाद हमारे पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेस। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन द डाटाबेस टू अवॉइड डाटा रिडंडेंसी। ये नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो डाटा को ऑर्गेनाइज इस फॉर्म में करता है कि हम रिडंडेंसी को जो है वो डाटा को अवॉइड कर सकें। इंजर्शन नॉर्मली कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, इंजर्शन की प्रॉब्लम को, मसले को हल कर सकें, अपडेट अनॉमली, डिलीशन अनॉमली को हल कर सकें। नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसेस जो ऑर्गेनाइज डाटा करता है, इनको मद्देनजर रखते हुए कि ये जो प्रॉब्लम है इनको सॉल्व किया जा सके। Let's discuss about the anomalies first, then we will discuss the normal form with example.
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनॉमलीज के बारे में देखेंगे, फिर उसके बारे में नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखेंगे। एनॉमलीज क्या होती है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? रिडंडेंसी, डुप्लीकेट डाटा एनॉमली, ये क्या करती है, डिस्क स्पेस वेस्टेज होता है, इससे डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, डीएमएल क्यूरीज बिकम स्लो हो जाती हैं। इंसर्ट अनोमली, डिलीशन अनोमली और अपडेट अनोमली जो है इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मलाइजेशन है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF, इसको हम देखेंगे। हम पहली जो 3 नॉर्मल फॉर्म है नॉर्मलाइजेशन में वो परफॉर्म करेंगे, हम चौथी जो है नॉर्मल फॉर्म नहीं परफॉर्म करेंगे, इससे आगे भी होती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक तकरीबन जो डाटाबेस है नॉर्मलाइज हो जाते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं जो उससे आगे जो है नॉर्मल फॉर्म जो है उस पर अप्लाई होती है। तो आइए देखते हैं एक्सेल में इसको। ये हमारे पास सबसे पहले अनोमलीज के बारे में जाते हैं। डेटाबेस अनोमलीज क्या चीज़ है? ये है हमारे पास डेटाबेस का अनोमलीज। अनोमली कहते हैं प्रॉब्लम को, अनोमली मीन प्रॉब्लम। इंडिकेटर ऑफ बैड डिज़ाइन, ये इंडिकेटर ऑफ बैड डिज़ाइन क्या चीज़ है? एंड अननॉर्मल डाटा क्या चीज़ है? ये देखें, सबसे पहले अनोमली क्या थी? रिडंडेंट डाटा। रिडंडेंट डाटा क्या होता है? यानी डुप्लीकेट डाटा ना हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल है, इसमें देखें कि हमारे पास डिपार्टमेंट की लोकेशन जो है, ये देखें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ईमेल है, ऑफिस सेल है, मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन है। अब ये मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी है, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर ईमेल है, सेल नंबर है, मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट है, आईडी है। अब देखें इसमें ना मेरे पास मैनेजर आईडी 3 और 3 ये डुप्लीकेट हो रहा है, 2 और 2 जो है डिपार्टमेंट आईडी ये डुप्लीकेट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद लोकेशन डुप्लीकेट हो रही है, LHR डुप्लीकेट हो रही है। क्या चीज़ है? हम ये क्या आता है? रिडंडेंट डाटा कहलाता है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा हल बताते हैं, छोटी सी टिप बता रहे हैं कि TBL डिपार्टमेंट को अलग कर लें तो इसमें क्या होगा, अलग से हम डिपार्टमेंट जो है आईडी जो है वो शो कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आईडी को ही इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगला क्या है जी हमारे पास, ये देखें डिपार्टमेंट टेबल बनाया, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन जो है इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसी डाटा को अलग करके हम इसमें डाल सकते हैं ताकि हमारे पास रिडंडेंट को कंट्रोल किया जा सके। इंजर्शन अनोमली क्या चीज़ है? यानी इंजर्शन की प्रॉब्लम जो है वो क्या है? ये हमारे पास टेबल वही है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, ऑफिस सेल, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन है। अब इसमें देखें हमारे पास 1 से 4 तक एम्प्लॉय दिए गए हैं, हम डिपार्टमेंट न्यू इंटर करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं ना, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये डिपार्टमेंट तो एंटर हो गया लेकिन ये रो खाली रही है, एम्प्लॉय का डाटा ही नहीं है। तो ये इंसर्शन एनोमली की एक प्रॉब्लम है कि भी ये भी नल हो जाता है। तो इसका छोटा सा बताया कि इसी जो टेबल है डाटा डिपार्टमेंट टेबल, इसको अलग कर दिया जाए तो आसानी से हम इंसर्ट कर सकते हैं ताकि यहाँ पर भी नल ना आए, यानी खाली वैल्यू ना आए। डिलीशन अनोमली क्या होती है? डिलीशन अनोमली में ये देखें टेबल एम्प्लॉय है, वही चीज़ है डाटा, एम्प्लॉय नेम, ईमेल, ऑफिस सेल, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट लोकेशन। अब अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट को रिमूव करना चाहते हैं या एम्प्लॉय को रिमूव करना चाहते हैं, वो डिपार्टमेंट भी उसके साथ रिमूव हो जाता है। तो इस वजह से ये डिलीशन अनोमली भी पैदा होती है। इसका हल भी छोटा सा बताया कि टीबीएल डिपार्टमेंट को अलग कर दिया जाए ताकि वो हम आसानी से डाटा को एंटर कर सकें। अपडेशन अनोमली क्या आती है? यानी इसमें से अगर किसी देखें टीबीएल डिपार्टमेंट है, इसमें से अगर किसी एक को रो को डिलीट कर दे, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा किसी भी एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय टेबल अलग होगा। तो अगर एम्प्लॉय को डिलीट करेंगे तो वो डिपार्टमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद क्या जी, टीबीएल एम्प्लॉय क्या चीज़ है? अगली चीज़ है अपडेट अनोमली। मिसाल के तौर पर टीबीएल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ईमेल है, मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन है। हम डिपार्टमेंट नेम को अपडेट करना चाह रहे हैं, मुझे हर एक जगह पर अपडेट करना पड़ेगा, जबकि अगर मुझे यहाँ हर एक टेबल में जाकर अपडेट करना पड़ेगा। ये अपडेशन अनोमली है। इसका छोटा सा बताया है कि टीबीएल डिपार्टमेंट को अलग कर दिया जाए तो हम अपडेट भी आसानी से कर सकते हैं। कहीं एक जाकर रो में अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे टेबल में अपडेट हो जाएगा, जितने भी टेबल उससे रिलेट कर रहे होंगे। ये था अनोमलीज हमने देखी।
हमारे पास ये है रिडंडेंट डाटा यानी डुप्लीकेट डाटा। इंसर्शन नॉर्मली जो है इंसर्ट करते हुए प्रॉब्लम आई, डुप्लीकेट डाटा था और ये हमारे पास इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आई, यानी किसी भी एक वैल्यू को इंसर्ट कर देते बाकी नल आ रही थी। डिलीशन के लिए हम किसी भी एक डिपार्टमेंट को या एम्प्लॉय को डिलीट करते थे, उसके साथ डिपार्टमेंट भी डिलीट हो रहा था। और अपडेशन नॉर्मली में हम किसी भी एक चीज़ को अपडेट करते थे तो मल्टीपल रो में जाकर अपडेट करना पड़ता, हर एक टेबल में अपडेट करना पड़ेगा। जबकि टीपीएल डिपार्टमेंट अलग कर दें तो ये क्या करेगा, इसी पे अपडेट करेंगे एक ही जगह एक ही वैल्यू को, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली अगले जो टेबल है उसमें अपडेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास डी नॉर्मल और अननॉर्मल फॉर्म है डाटा का। ये देखें हमारे पास एक फॉर्म दिया गया है, इसमें मुख्तलिफ टेबल है, वो अननॉर्मल डाटा शो कर रहे हैं। टीबीएल एम्प्लॉई है वही है। इसमें ये देखें हमारे पास एड्रेस जो है अननॉर्मल फॉर्म में है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज जो है वो इकट्ठी की गई हैं, यानी प्रोविंस, कंट्री, सिटी जो है इसको इकट्ठा किया गया, ये अननॉर्मल शो कर रहे हैं। और दूसरे ये भी टीबीएल एम्प्लॉई है, अगर किसी भी एम्प्लॉई का 2 ईमेल एड्रेस हैं तो ये भी एक ही सेल में आ रहे हैं तो ये अननॉर्मल डाटा कहलाता है। इसी तरह अगला जो है, अगर इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यानी मिसाल के तौर पर ईमेल को अलग करने के लिए हमने 2 रोज डुप्लीकेट कर दिए हैं तो ये भी अननॉर्मल फॉर्म है डाटा की। इसी तरह टीबीएल एम्प्लॉई जो है, ये देखें इसमें ईमेल जो है डुप्लीकेट हो रहा है, ऑफिस सेल नंबर डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पर ये भी इसी तरह वर्कर है, ऑफिस सेल नंबर डुप्लीकेट हो रहा है और एड्रेस की वैल्यूज भी है जो एक ही सेल में आ रही। ये क्या कहलाता है, हमारे पास अननॉर्मल डाटा कहलाता है। ठीक है जी। अब इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखते हैं क्या चीज़ होती है। हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, एज पर द रूल ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एन एट्रीब्यूट कॉलम ऑफ ए टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। यानी हमारे पास जो टेबल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो मल्टीपल वैल्यूज होल्ड नहीं कर सकता है। इट शुड होल्ड ओनली एटॉमिक वैल्यूज, एक ही टाइप की वैल्यूज यूज कर सकता है और सिंगल वैल्यू। अब ये नॉर्मल डाटा था, इसका पहली नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने क्या किया, टीबीएल एम्प्लॉय को अलग कर दिया और टीबीएल ईमेल बनाकर हमने ईमेल के सेटअप को अलग कर दिया ताकि डाटा डुप्लीकेट ना हो। पहली नॉर्मलाइजेशन में हमने क्या किया, ये ऊपर अननॉर्मल टेबल था, हमने क्या किया इसको नॉर्मलाइजेशन किया। ये हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है और ये ईमेल का टेबल है ताकि डुप्लीकेट ना हो। इसी एम्प्लॉय की आईडी यूज करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉरेन की बनाई है और एम्प्लॉय आईडी ईमेल आईडी है और ईमेल एड्रेस जो है उनके हर एक के अलग अलग से लिख दिए हैं। और एम्प्लॉय आईडी दो की, 3 की, 1 की 2 बार है, 2 आईडी है तो हमने 2 बार फॉरेन की यूज़ की है और इजीली हमने एंटर कर लिया। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी, यानी किसी भी रो को डुप्लीकेट नहीं रख सकते। अब इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू हो रही है ये फॉरेन की कहलाती है, जबकि ईमेल जो है हर एक का अलग अलग हो गया। अब इसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म है हमारे पास, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। इसका जो खुलासा है वो हम क्या करेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे, यानी एक जो टेबल है उसके अंदर मल्टीपल कीज पर यानी मल्टीपल एट्रीब्यूट पर जो है डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे, एक से ज़्यादा डिपेंडेंसी। मिसाल के तौर पर ये टेबल एम्प्लॉई है, ये टेबल मैनेजर आईडी है, मैनेजर है। अब इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट जो है हमने इसको अलग कर दिया, टीबीएल डिपार्टमेंट 1 2 3 यानी अलग से डिपार्टमेंट, और इसकी यहाँ पर आईडी यूज करते हुए हमने क्या किया, इसको नॉर्मलाइज कर दिया, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। इसको यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट को अलग कर दिया और इसकी फॉरेन की के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी को। यानी पार्शियल डिपेंडेंसी से मुराद ये कि हमें एक से ज़्यादा कीज पर डिपेंडेंट नहीं कर रही थी ये वैल्यूज। अब ये किस पे वैल्यू कर रही है, प्रोजेक्ट टाइटल सिटी जो है वो मैनेजर आईडी पर डिपेंड कर रही है। मैनेजर आईडी का ताल्लुक जो है वो डिपार्टमेंट से है, तो वो डिपार्टमेंट का अलग टेबल बना हुआ है, उसकी जस्ट हमने की रिलेट कर दी है ताकि कौन सा मैनेजर जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, तो वो की हम सिर्फ फॉरेन की तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पर ये दो जो कॉलम्स हैं ये सिर्फ किस पे कर रहे हैं डिपेंडेंट, मैनेजर आईडी पे। इसी तरह हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म है अगली। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या चीज़ है, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी नन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट को रिमूव किया गया, ख़त्म किया गया। ये हमारे पास टेबल है,
इसमें देखें जिप कोड और सिटी लाहौर है। ये नन की एट्रीब्यूट सिटी है, ये डिपेंडेंट किस पे कर रहा है, जिप कोड पे। हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया। टीबीएल डिपार्टमेंट है, टीबीएल मैनेजर है और टीबीएल जिप कोड है। अब इसमें क्या किया, जिप कोड आईडी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और सिटी, स्टेट, प्रोविंस और कंट्री जो है इसके साथ हम अलग से दे सकते हैं। और इसको नॉर्मलाइज के तौर पर कहीं पर भी हम जाएंगे तो हम इधर टेबल में जिप कोड के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, जिप कोड आईडी जो होगा वो इस्तेमाल होगा, उसी जिप कोड को इससे रिलेट कर देंगे ताकि हमारे पास ये फॉरेन की बन जाए, इजीली जो है हम डाटा को एक्सेस कर सकें। मिसाल के तौर पर ये देखें, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस टेबल में, और इसकी की जो है हटा देता हूँ अंडरलाइन कर के। ये देखें, अब ये जिप कोड एज ए फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है। अब इजीली जो है हम पता कर सकते हैं ये जो रिसर्च डिपार्टमेंट है इसकी क्या लोकेशन है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है और कंट्री कौन सा है, और इसका जो लोकेशन का कॉलम है हम डिलीट कर सकते हैं इजीली। तो हम ये देखें, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, इस डाटा को, और इस डाटा को मैं पकड़ के यहाँ से इधर लेकर आता हूँ ताकि इजीली जो है आपको अंडरस्टैंड हो सके। अब ये जो हमारे पास डाटा आ रहा है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और जिप कोड जो है इसका दिया गया, तो इससे हम इजीली लोकेशन फाइंड कर सकते हैं ये कौन से कंट्री में डिपार्टमेंट है और कौन सा सिटी है। यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने ख़त्म किया। किसके ज़रिए, हमने कॉलम उस जो नॉन की एट्रीब्यूट थे, नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे थे दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर। ये देखें, इसमें सिटी था, जिप कोड पे डिपेंडेंट कर रहा था, हमने अलग अलग बना दिया और इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं उनको एज ए नॉर्मल फॉर्म। ये था हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इन नॉर्मल फॉर्म को आप बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।